हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं हम। आज डिस्कस करेंगे टेस्ट 2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। आपको इनका डिटेल्ड पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपको डिटेल पता करनी है, इसके टेस्ट वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट की। जनरल स्टडीज़ का करवा रहे हैं। आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लेंगे। लेट्स बिगिन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन? सो देखिए, जो विटामिन जिसको हार्मोन माना जाता है वो है विटामिन डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी इसको हार्मोन माना जाता है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है? वो है सनरेज। सूर्य की किरणें जो हैं वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बाकी अदर्स में देखें तो ओट बादाम्स वगैरह भी इसी में आते हैं, विटामिन डी में। जनरल साइंस के इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है। ये टॉपिक हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनको। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा हाईवे पे या कहीं और रोड पे कि जब आपकी गाड़ी जा रही है तो उसका स्पीड मेजर करने के लिए उस पर एक कुछ लाइट दी जाती है। वो कौन सा होता है? सो उसकी कार की चाल मापने के लिए सूक्ष्म तरंगे, जो सूक्ष्म तरंगे हैं वो यूज में ली जाती है। माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे ये यूज में ली जाती है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पहला टेस्ट हो चुका है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो सेक्शन में जाकर वहां देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में जरूर पढ़ना, क्वेश्चन आता है। ये कितने तरह का होता है? ट्रांसफॉर्मर का किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इसका सिद्धांत क्या रहता है? ये आप जरूर पढ़िएगा। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में काम प्रयुक्त होता है ट्रांसफॉर्मर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में काम में होता है ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक होता है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, एक होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर होता है, वो होता है एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को अप करता है, ये वोल्टेज को डाउन करने के। वैसे ही जो करंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें भी दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है पीटी और एक होता है सीटी। ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या और दूसरा होता है करंट ट्रांसफॉर्मर। तो आप और डिटेल में जाके पढ़िएगा, बाकी आने वाले टेस्ट में हम तो करवा देंगे आपको। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति ये कौन थे? ये जो भी नाम है, ये मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, ये प्राचीन भारत के कानूनज्ञ थे। ए इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, इसमें से मिसमैच कौन सा है जो सही मैच नहीं हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए एक एक करके अगर हम इनको देखते हैं तो फाइयान फाइयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। फाइयान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था और ये किसके टाइम पे आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में इसने भारत की यात्रा की थी। तो ये सही है, फाइयान गुप्त काल में आया था। कब आया था ये, 399 ईस्वी, और इसके बीच में भारत रहा है। ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, फाइयान। नेक्स्ट देखते हैं हेंगसांग। हेंगसांग ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये किसके टाइम पे आया था, यह हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, उत्तर गुप्त काल में हर्षवर्धन के शासन में आया था ये। और हेंगसांग जो एक बौद्ध भिक्षु था चाइनीज, ये 7वीं सेंचुरी में भारत आया था और ये 15 साल तक, लगभग 15 साल तक ये भारत में ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी ये प्रारंभिक मध्यकाल में आया था, जो मिडाइवल पीरियड है उसके शुरुआत में ही ये आ गया था, ये आया था। इसने भारत और श्रीलंका की यात्रा की थी अराउंड 1017 टू 20 के बीच में। इसका जो अल-बरूनी है इसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। ये फारसी था और इसका जन्म है जो ख्वारिज्म में हुआ था। जो ख्वारिज्म क्या है, अल-बरूनी जहाँ पैदा हुआ था ये अभी उज्बेकिस्तान में है। इसने एक बुक भी लिखी है किताब उल हिंद, भारत के दिन। किताब उल हिंद ये पूछा जाता है कई बार कि किताब उल हिंद इसकी रचना किसने की है, तो अल-बरूनी ने ही ये किताब की रचना की है, या भारत के दिन कहें या किताब उल हिंद। और इसकी डेथ भी वहीं हुई है, इसकी डेथ हुई है गजनी में। गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो ये तीनों सही मैच कर रहे हैं। और ये किसके टाइम पे, अल-बरूनी किसके टाइम पे भारत आया था, ये भारत आया था महमूद गजनी के टाइम पे। महमूद गजनी जिसने भारत पे कई बार आक्रमण किए हैं, उसके टाइम पे ये भारत आया था। नेक्स्ट है इबन बतूता, मुगल काल। देखिए इबन बतूता मुगल काल में नहीं आया था, ये सल्तनत काल में भारत आया था। सो ये मिसमैच है, डी इसका सही आंसर होगा। और ये जो भाई साहब इबन बतूता हैं ये 8 साल तक दिल्ली के काजी रहे हैं। इबन बतूता ये 8 साल तक दिल्ली के काजी भी रहे हैं। मुगल टाइम पे नहीं आए थे, ये सल्तनत काल में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध, इसके लिए किस वर्ष को जाना जाता है, किस वर्ष को बोला जाता है स्माइलिंग बुद्धा। ये लगभग आपने सभी ने पढ़ा हुआ होगा। जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके टाइम पे ये परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था मई 1974 में। ये कब हुआ था, मई 1974 में हुआ था ये, इंदिरा जी के टाइम पे स्माइलिंग बुद्धा, ये पहला परमाणु परीक्षण था। विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची में आता है, विदेशी क्षेत्राधिकार जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन है वो किस लिस्ट में आता है। देखिए जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन है वो यूनियन लिस्ट में आता है, केंद्र सरकार की केंद्र सूची की लिस्ट में आता है। ये ध्यान रखना है, आपको पढ़ लेना है ये कौन से इम्पोर्टेंट राज्य सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं।
ये इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। चाहे आप बात करें पेगासस की, पेगासस जो जिसका आजकल काफ़ी चर्चा में चल रहा है, बात करें आप आर्टिकल 370 की, बात करें आप जो ये बीएसएफ का एरिया बढ़ा के 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया है, अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर की रेंज तक बीएसएफ का अधिकार कर दिया है। टाइम टाइम पे पेगासस पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जांच बिठाई। बीएसएफ पे पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, उनके जो विधानसभा है उसमें बिल लाएंगे, ले आए इस तरीके का। जबकि ये एग्जाम्पल हैं जो मैंने दिए हैं, ये आर्टिकल 370 के अलावा बीएसएफ और ये पेगासस, ये इस तरीके के इनमें ये कुछ चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये राज्यों का मामला नहीं है, फिर भी पॉलिटिकली किया जाता है, ये उनका अपना सोच है, उनकी राइट्स है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस लिस्ट में आता है। और ये एग्जाम्पल इसलिए दिए कि चर्चा में है टॉपिक, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, कि चाहे वो एजुकेशन शिक्षा की सूची में आता है, ये सब आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करनी है लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की सिफारिश कर सकता है? देखिए, पीएससी यूपीएससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रेगुलर जो प्रीवियस ईयर से उनमें आया है, और ये पॉलिटी का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो यूपीएससी पीएससी, इनसे रिलेटेड इनके फंक्शन, इनसे रिलेटेड आर्टिकल, किसकी क्या पावर है, ये थोड़ा सा आप अपने नोट्स बना लेना। जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं उनको हटाने की सिफारिश प्रेसिडेंट को कोई कर सकता है, तो वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो अपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो रिकमेंड कर सकती है टू द प्रेसिडेंट द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? पोस्टल बैलेट से कौन वोटिंग करता है? हु कास्ट द वोट बाय पोस्टल बैलेट? आपने सुना होगा कि शुरुआत में जब काउंटिंग होती है तो, कि अभी तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है, तो पोस्टल बैलेट जो है उनमें कौन कास्ट करता है वोट? विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य। ये बिल्कुल सही है, और इसमें अभी अमेंडमेंट किया है, इसीलिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इलेक्शन भी है 4-5 स्टेट में, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पोस्टल बैलेट में अब कुछ और ऐड कर दिया है। सशस्त्र बलों के सदस्य, चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, उपरोक्त सभी, ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ये सभी पोस्टल बैलेट में मत डालते हैं। इसमें अभी लेटेस्ट क्या ऐड किया है वो जरूर पढ़िएगा आप। शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सही स्टेटमेंट कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। शून्यकाल जो 0 आवर होता है उसके बारे में पूछा है। 0 आवर शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये बात सही है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, जो पार्लियामेंट्री रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है अबाउट 0 आवर, ये सही है। शून्यकाल 12 मध्याह्न पर शुरू होता है, ये भी सही है। 0 आवर प्रश्न बिना अनुमति के पूछे जा सकते हैं, ये भी सही है, इनके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। 0 आवर में आप बिना प्रायर नोटिस वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये सारे स्टेटमेंट सभी सही है, डी इसका करेक्ट आंसर है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स। देखिए, ये इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, जिब्राल्टर, ये कौन किसको जोड़ता है? स्वेज कैनाल,
ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियन टू मेडिटेरेनियन सी। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये अभी चर्चा में है कुछ वजह से, इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल है वो पहली बार कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, ये कुछ आर्टिकल्स है, आप जरूर पढ़िएगा इनको। आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। बात करते हैं पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कहाँ। ये पंजाब में लगाया गया था पहली बार 1951 में। अभी तक नेशनल लेवल पे कितनी बार लगाया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ये कब पास हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, क्लियरिटी नहीं होती है जब प्रैक्टिस नहीं होती है या अच्छे से रिवाइज नहीं होता है, तो इसको आप गलत करके आते हैं। खाद्य सुरक्षा और ये जो मानक अधिनियम 2006 है, ये पारित हुआ था 2006 में। जैसा क्वेश्चन में पूछा है कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 2006 में। और इसको लागू कब हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कब लागू हुआ था, ये 2011 में लागू हुआ था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये एक्ट है जो पास हुआ है 2006 में और ये 2011 में लागू हुआ था। शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल प्राइज 2021 किसको दिया गया है? अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिए गए हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरियाज में। तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? देखिए, शांति के क्षेत्र में जो दिया है, ये दिया है दिमित्री मुराटोव और मारिया रसा। दिमित्री मुराटोव और मारिया रसा। आजकल देखिए, पत्रकारों ने काफ़ी हद तक ये पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए इनको प्राइज मिलता रहता है। भांति भांति के पत्रकार हो गए। ये जो दोनों पत्रकार हैं, ये दिमित्री मुराटोव तो रशियन है और जो मारिया रसा है ये फिलीपींस महिला पत्रकार है। इनको शांति के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज मिला है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। बात करते हैं डेविड WC क्रॉम मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। ये जो ऑप्शन बी है, इनको किसके फील्ड में मिला है? इनको रसायन के फील्ड में मिला है। रसायन के क्षेत्र में इनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला है 2021 का। ये जो डेविड मैकमिलन है ये स्कॉटलैंड के हैं और बेंजामिन लिस्ट ये जर्मनी के हैं। थर्ड ऑप्शन देखें तो डेविड कार्ड, गुइडो W इम्बेल और जोसुआ D एंग्रेस्ट, इनको इकोनॉमी के फील्ड में मिला है। दो 2021 का नोबेल प्राइज। ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस काफ़ी हाई है। अब्दुल रज़ाक गुरनाही, इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में।
आमतौर पर विषुवत रेखा के निकट स्थित महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? देखिए, ज़्यादातर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो भी इसके वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जो इक्वेटर के नज़दीक हैं, वो उनका रीजन, उनका एरिया क्या है? तो जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में है वो देखेंगे आप, मरुस्थल है। सहारा देख लीजिए, रेगिस्तान देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो यूजुअली वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड नियर द इक्वेटर, वहाँ पे डेजर्ट है। और इसका रीज़न क्या है, क्यों है ज़्यादातर ऐसा कि जो ये इक्वेटर है उसके निकट जो महाद्वीप है उनके पश्चिम में मरुस्थल है? इसकी वजह ये है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें जो प्रवाहित होती है व्यापारिक पवनें, जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स, ये इसका मेन रीजन है, ट्रेड विंड्स। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा पेयर है, रॉन्ग पेयर कौन सा है? देखिए, जो भारतीय पाश्चर संस्थान है ये कुन्नूर में है। टीबी प्रशिक्षण संस्थान नेशनल ये बेंगलोर में है। कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये चेंगलपट्टू में है। जो कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी है ये अहमदाबाद में नहीं है। कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी ये अहमदाबाद गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये है वर्धा में। ये इनकरेक्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विषु, पुथुरुषम, उगादि, उक्त सभी क्या है? ये सभी क्या है? अभी हाल ही में सबने नया साल मनाया है, नववर्ष। और जो ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं तीनों, ये तीनों साउथ इंडिया में मनाए जाने वाले नववर्ष से जुड़े त्योहारों के नाम हैं। जैसा नववर्ष से जुड़े ये दक्षिणी भारतीय त्योहार हैं, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। विषु की बात करते हैं। विषु है ये केरल वासियों का नववर्ष का पहला दिन है। केरला में जो नववर्ष मनाया जाता है वो पहला दिन विषु बोलते हैं उसको, विषु। एक्चुअली ये मलयालम महीने के मेष की पहली तारीख को आता है। दूसरा जो है पुथांडु, पुथांडु को पुथुरुषम भी कहते हैं। और ये पुथुरुषम या पुथांडु ये तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है इसको, तमिल नववर्ष। नेक्स्ट बात करें उगादि, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, यहाँ पे इन राज्यों में ये नववर्ष है। यहाँ पे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है ये। और ज़्यादातर हम बात करें तो भारतीय नववर्षों की शुरुआत मार्च और अप्रैल के महीनों में होती है। ज़्यादातर भारतीय नववर्ष हैं जो मार्च और अप्रैल में होते हैं। ये जो नेम है साउथ इंडियन नववर्ष से जुड़े त्यौहार, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, इसलिए क्वेश्चन बनाया है। गॉडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? देखिए, जो गॉडगिल फॉर्मूला है ये आया था 1969 में। 1969 में आया था गॉडगिल फॉर्मूला। ये धनंजय रामचंद्र गॉडगिल ने दिया था। और ये क्या था, जो सेंटर और स्टेट है, केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, इसको गॉडगिल फार्मूला बोलते हैं। विभिन्न राज्यों के योजनाओं के तहत केंद्रों तथा राज्यों को सहायता का हस्तांतरण।
बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीट 3.0 ये क्या है, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? देखिए ये जो नीट 3.0 है इसका शुभारंभ अभी रिसेंटली हुआ है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन यानी नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी दैट इज NEAT। अब इसमें असत्य कौन है, ये एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, बिल्कुल ये PPP मॉडल पे काम करेगा। सरकार और देश की तमाम शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां शिक्षा के क्षेत्र में आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगी, बिल्कुल ये भी सही है, इसमें ऐसा है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन तक विकसित तकनीकों का सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये सब क्यों हो रहा है, ये जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को और बेहतर बनाने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय है, ये गलत है। इसकी जो एजेंसी है वो AICTE है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक या IT मिनिस्ट्री नहीं है। इसका जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो AICTE के अंडर में है, यह आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग, इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनके क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, ये जरूर पढ़िएगा, हम भी करवाते रहेंगे आपको। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप फिर बाद में लेट ज्वाइन करते हैं, आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाता है, आप सिर्फ PDF लेकर प्रिंट निकाल कर करते हैं, रिवाइज हो नहीं पाता है आपका। तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसमें भारत ने अभी 2 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया है, पहले 48 था, अभी ये 46 पे आ गया है 2021 में। देखिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 2015 में भारत था 81 नंबर पे, 81 ये इसकी रैंक थी, और अभी 2021 में भारत है ये 46 पे आ गया है, ये इसमें लगभग इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, टॉप 5 कंट्री कौन से हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करें, तो जो टॉप 5 हैं उनमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन, देन उसके बाद USA एंड उसके बाद UK, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। और स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, UK ये शीर्ष 5 में है। और इसमें पहली बार, ये 4 तो रहते ही हैं लगभग लगभग, पहली बार टॉप 5 में कौन शामिल हुआ है, इसमें शामिल हुआ है कोरिया। कोरिया पहली बार टॉप 5 में शामिल हुआ है, साउथ कोरिया, ना कि किम जोंग वाला। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। किसको भोर का तारा बोलते हैं, राइजिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये कुछ क्वेश्चन है बेसिक ज्योग्राफी के जो आप जरूर पढ़िएगा। विनस जो शुक्र ग्रह है उसको इवनिंग स्टार, शाम का तारा बोला जाता है। अरुण, वरुण व तमूर नदियां किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती है? अरुण, वरुण, तमूर जो ये रिवर्स हैं, ये कौन सी जल प्रवाह व्यवस्था जो वाटर फ्लो सिस्टम है उसका पार्ट है?
देखिए रिवर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ये दामोदर ये कुछ रिवर सिस्टम हैं, इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, डैम्स, इन पे ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अरुण, वरुण और तैमूर रिवर है, देखिए जो अरुण रिवर है, अरुण रिवर निकलती है नेपाल से। वरुण रिवर है, वरुण रिवर इसकी ही ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरुण रिवर जो नेपाल से निकलती है उसी की सहायक नदी है वरुण रिवर। और जो तैमूर रिवर है ये कहाँ से निकलती है? कंचनजंगा से। कंचनजंगा कहाँ है? ईस्टर्न नेपाल। तो ये तीनों ही नेपाल से निकलती है। सो इसका आंसर होगा कोसी, जो कि नेपाल से निकलती है। कोसी रिवर नदी प्रवाह तंत्र है, ये इसका सही आंसर होगा। बाकी भी आप जरूर पढ़िएगा। बिहार का शोक बोलते हैं कोसी रिवर को, दामोदर रिवर को बंगाल का शोक बोलते हैं। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम। ये तीनों कोसी रिवर का ही पार्ट है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? देखिए विटामिन जो मोस्ट रैपिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो विटामिन डी बहुत जल्दी से तीव्रता से बनता है। निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ये आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से निश्चित रूप से किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये डिमांड काफ़ी सालों से ये डिमांड पेंडिंग थी और अब जाके ये पूरी हुई है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की है, अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये किस लिए मनाया जाएगा? देखिए जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके 4 पुत्र जो साहिबजादे थे, उनकी जो साहस है उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि के तौर पे मनाया जाएगा। और इसी दिन ये क्या वाकया है आप इसके बारे में पढ़िएगा। ये 1707 की घटना है, जब औरंगजेब का टाइम था। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए हैं, सभी लोगों पे अत्याचार किए हैं उसने, सिवाय मुगलों के। उसने इनके सामने, ये दो थे, जोरावर सिंह जिनकी उम्र थी 9 वर्ष, बाबा जोरावर सिंह साहब, ये 9 वर्ष थी इनकी उम्र, 9 ईयर। और एक थे श्री फतेह सिंह साहब, उनकी उम्र थी 7 ईयर। 9 वर्ष और 7 साल के थे ये। और इनके सामने शर्त रखी गई थी कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। और इन्होंने जब इनकार कर दिया इस्लाम कबूल करने से, औरंगजेब के आगे झुकने से मना कर दिया, तो इनको दीवार में चुनवा दिया गया। उसी साहस पराक्रम को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सिख समाज के लोग काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रहे थे और अभी ये इसको प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर है 26 दिसंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क है। अब इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान, ये इसके सदस्य देश हैं, 7 सदस्य देश। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? हमारा जो महान पड़ोसी है पाकिस्तान, उन्होंने कहा है, पाकिस्तान ने अभी, कि 2016 में जो सार्क पोस्टपोन्ड हो गया था
उसको अब कर लेते हैं। पाकिस्तान बोल रहा है कि जो 2016 में सार्क को स्थगित कर दिया गया था वो हम अब करना चाह रहे हैं। कर लीजिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सो 2016 का सार्क अब करना चाह रहा है और इंडिया को इनवाइट किया है, जो इंडिया ने उसको मना कर दिया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2016 में जो सार्क हो रहा था उस टाइम उरी अटैक हुआ था, आप सभी को पता होगा। उरी हमला, उरी अटैक की वजह से भारत ने इसको स्थगित कर दिया था। ये फिर कोई भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया था, ये पाकिस्तान में होना था। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप फिजिकली इसमें नहीं आ सकते तो आप वर्चुअली ज्वाइन कर लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया कि वर्चुअली भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने फिर कहा है कि ठीक है, आप इसमें वर्चुअली भी नहीं आ रहे हो तो जो ये मेंबर कंट्रीज है उनको आ जाने दीजिए, उनको कौन मना कर रहा है वो जाने। सो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब सार्क कंट्री संगठन का मेंबर नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, मालदीव भी है भूटान के आगे, मालदीव, ये 7 देश हैं। सऊदी अरब इसका मेंबर नहीं है। इसलिए चर्चा में अभी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है ये सार्क की मीटिंग करने की, और 2016 के बाद से हुआ भी नहीं है सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? देखिए, IBRD, IDA, MIGA, ये तीनों हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। ILO, ILO ये एक त्रिपक्षीय ग्रुप है। त्रिपक्षीय इसलिए है क्योंकि इसमें विकास संघ, बैंक, वित्त निगम, ये सब तो हैं। इसमें क्या है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे मिला के 3 पक्ष हैं इसमें। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, 1935 में संयुक्त प्रांत करने से पहले इसको किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे उत्तर प्रदेश को, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आगरा व अवध। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इस नाम से जानते थे। और अभी प्रेजेंट में क्या है ये रीजन? ये अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। और ये जो आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत है ये कब से कब अस्तित्व में रहा है? ये रहा है 1902 से, और 1947 देश आज़ाद हुआ जब तक रहा है ये। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? भारत कला भवन है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में भारत कला भवन है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय जाता है? विमेन यूनिवर्सिटीज, ये किसको जाता है पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय? ये श्रीमती नाथीबाई दामोदर थोरके से है, इनको जाता है। और इसकी स्थापना है, ये महिला विश्वविद्यालय था जो पहला बना था, नाथीबाई दामोदर थाकेर से ये पहला महिला विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना किसने की थी? थोंडो केशव कर्वे ने की थी। कब की थी? ये जुलाई 1916 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है?
पावर योजना को, ये पावर योजना क्या है? ये है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या हिंदी में बताऊं तो महिलाओं के लिए अनुसंधान में जो अवसर हैं उनको प्रोत्साहन, अनुसंधान में, रिसर्च फील्ड में। और इसी के लिए ये पावर योजना चलाई गई है ताकि वो जो जेंडर गैप है रिसर्च में वो बैलेंस रहे। और इस योजना को जो डीएसटी है, डीएसटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इन्होंने शुरू किया है। इसके दो घटक हैं, एक तो फेलोशिप और एक शोध अनुदान। अनुदान का भी है और फेलोशिप का भी है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। इसमें एक तो डीएसटी है, दूसरा एसईआरबी है। एसईआरबी क्या है? यह है साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ये दोनों ने मिलके और इसको शुरू किया है। सो ये था। नेक्स्ट लाते रहेंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।